नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बच्चों का सम्मान करना सीखें। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से राज्यसभा टीवी की विशेष मुलाकात। अगले 24 घंटों में तूफान हुदहुद पार कर जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट को। ओडिशा में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति। विदेश मंत्रालय ने कहा गोलीबारी के बीच नहीं हो सकती बातचीत। 32,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शिवसेना और बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया घोषणा पत्र। विभाजन को लेकर बीजेपी में चुप्पी। राहुल गांधी ने लगाया बीजेपी पर पूंजीपतियों की पार्टी होने का आरोप। दिल्ली में एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत वेस्टइंडीज। कोच्चि की हार के बाद मेजबान पर होगा जीत का दबाव। इस साल के शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिलेगा। नोबेल समिति ने दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार देने का ऐलान किया है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन नाम से गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, जबकि 17 साल की मलाला पाकिस्तान के कबायली इलाके में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने वाली बहादुर लड़की है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला को इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये विषम परिस्थितियों में निडरता के साथ की गई मेहनत का नतीजा है, जिसे दुनिया में पहचान मिली। बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले इन दो चेहरों को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नोबेल कमेटी ने जैसे ही इस पुरस्कार के लिए भारत के 60 वर्षीय कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की 17 साल की मलाला यूसुफजई के नाम का ऐलान किया, दोनों देशों के लोग जश्न में डूब गए। Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children's right to education. कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के 8वें नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने 1983 में बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखी। कैलाश की वजह से अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी को नया रूप मिला है। उन्होंने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के वक्त राहत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिछले 2 दशकों से वे बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तमाम बच्चों के मुद्दों का सम्मान है, जिन बच्चों को उपेक्षित समझा गया है इतने सालों से। करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी के शिकार हैं, आज भी जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा। कैलाश के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा करने वाली मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में हुआ। खेलने कूदने की उम्र में कायनात में बदलाव की इच्छा रखने वाली मलाला ने तालिबानी लड़ाकों के भय को दरकिनार किया और इलाके की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2009 में बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी जिसमें तालिबान की करतूतों का बेबाक खुलासा किया। 9 अक्टूबर 2012 को आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई मलाला की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया में लोगों ने दुआ की। संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया। Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. कैलाश और मलाला को 10 दिसंबर को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के बाद रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि अल्बानिया मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद से ही तमाम हस्तियां बधाई दे रही हैं दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को।
इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी है। और कैलाश सत्यार्थी से बात की हमारे संवाददाता आदिल रजा खान ने। इस वक्त मेरे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जाने माने समाज सेवी हैं और इन्हें नोबेल शांति सम्मान से नवाजा गया है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप उन करीब तकरीबन 80,000 बच्चों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी बनकर आए, उम्मीद की किरण बनकर आए, तो आप अभी इस सम्मान को पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि 80 या 82-84 हज़ार बच्चे जो छूटे हैं, उसमें मेरे बहुत साथियों का, मेरे गांव-गांव में फैले कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा बलिदान है। मुझसे भी ज़्यादा कहीं उनका बलिदान है। मैं ये श्रेय उन सबको दूंगा जिन्होंने इन बच्चों को आज़ाद कराया। और मैं हमेशा महसूस करता हूं कि अगर किसी बच्चे को आज़ाद कराता हूं तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि वही मेरे ऊपर एहसान करता है। मुझे जो खुशी देता है, मुझे जो ताकत देता है। प्रधानमंत्री का जिक्र भी किया आपने, ट्विटर का भी जिक्र किया, तो किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं कि वो चाइल्ड लेबर से इंडिया को फ्री कर पाएंगे? देखिए, ये लड़ाई केवल सरकार के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती है। कोई भी सरकार इस सामाजिक कलंक को अकेले नहीं मिटा सकती। मेरी, आपकी, समाज की हर तबके की, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम बच्चों का सम्मान करना सीखें, हम बच्चों से दोस्ती का रिश्ता बनाएं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अच्छे कानून बनाए, अच्छे कानून लागू करे। सर, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई को भी संयुक्त रूप से ये सम्मान आपके साथ मिला है। सर, कमोवेश भारत और पाकिस्तान दोनों में जो बच्चों के हालात हैं वो उसी तरह के हैं, तो ये जो सम्मान है किस तरह का संदेश है, किस तरह का प्रतीक हो सकता है? लगभग 20-25 साल से मैं जाता आता रहा हूँ पाकिस्तान, और बहुत दुरूह, बहुत जोखिम भरी हालतों में मैंने वहाँ बाल बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अभियान की शुरुआत की अपने कुछ मित्रों के साथ। और वो मित्र आज पाकिस्तान से बाहर शरणार्थी बने हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वो उस लड़ाई में मेरे साथ थे। ये लड़ाई है, हमें मिलकर लड़नी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि चूँकि हमें शांति के नाम पर चुना गया है, तो बाल मजदूरी, बाल दास्ता, गुलामी, बच्चों की अशिक्षा, इसको ख़त्म किए बगैर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी, जो बता रहे थे कि दुनिया में शांति कायम करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि बाल मजदूरी का खात्मा किया जाए। कैमरामैन शिव कुमार के साथ आदिल रजा खान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और कैलाश सत्यार्थी के साथ ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 17 साल की मलाला लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ती रही हैं। इसके लिए उन्हें तालिबानियों की गोली का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन मलाला झुकी नहीं और उनका सफर दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार तक चलता रहा। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये सफर आगे भी जारी रहेगा। तालिबान के कब्जे वाली स्वात घाटी में मलाला यूसुफजई 2012 से पहले एक सामान्य पाकिस्तानी नागरिक थीं। पढ़ने का जुनून था, लेकिन एक ब्लॉग पोस्ट के बाद तालिबानियों की आंख की वो किरकिरी हो गईं और 2012 में स्कूल बस में सरेराह तालिबानियों ने उन्हें सर में गोली मार दी। हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन मलाला के हौसलों को वो मात नहीं दे सकी। I'm feeling honored that I am being chosen as a Nobel laureate, and I have been honored with this precious award, which is the Nobel Peace Prize. And I'm proud that I am the first Pakistani and the first young woman or the first young person who is getting this award. It's a great honor for me. इलाज के लिए इंग्लैंड आने के बाद मलाला वहीं बस गईं और बच्चों की शिक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। इसके लिए उन्होंने मलाला फंड की स्थापना की, जो दुनिया के कई देशों के बच्चों की मदद करता है। वो अपने लक्ष्य को लेकर आज भी अडिग हैं। मलाला को नोबेल मिलने की खबर मिलते ही उनके गृह जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की स्वात घाटी में बसा ये वही स्कूल है जहां पढ़ने के बदले मलाला को तालिबानियों की गोली मिली थी। खुशहाल स्कूल से जुड़े सारे लोगों का आज गर्व से सीना फूल गया है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ये मलाला के लिए खुशी की बात है, ये खुशहाल स्कूल के लिए खुशी की बात है, ये पूरे सवाद के लिए खुशी की बात, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि हमारी उस होनहार बच्ची ने, जो कि अपने दिल में तालीम और स्पेशली बच्चियों की तालीम के लिए जो दर्द रखती थी, जो सोच रखती थी, वो कामयाबी उसको मिली। आज हमें उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है।
कैलाश सत्यार्थी के साथ साझे तौर पर नोबेल जीतने के बाद मलाला ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भाव बढ़ाने वाला कदम साबित होगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति के लिए भविष्य में काम करने पर भी सहमति जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरों की बात। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की बातचीत के लिए पाकिस्तान को पहले बॉर्डर पर की जा रही हरकतें बंद करनी होंगी। जम्मू कश्मीर में बीते 9 दिनों की गोलीबारी के बाद शुक्रवार को शांति रही। इस बीच महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का मुंह बंद हो गया है। जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगती 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 24 घंटों में कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन तनाव बरकरार है। सीमा पर तनाव उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हुए भारत ने शुक्रवार को कहा कि तनाव कम करना पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि किसी भी बातचीत के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पाकिस्तान and its security forces need to end the present adventurism along the international border and the line of control in Jammu and Kashmir. Peace and tranquility along the international border and line of control needs to be completely restored. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव रैली में कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को गोलीबारी बंद करनी पड़ी। भारी गोलीबारी की वजह से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते सीमावर्ती इलाकों से लगभग 32,000 लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा दिए जाने का भी ऐलान किया। हालांकि विपक्ष ने इन कदमों को अपर्याप्त कहा है। इस तरह के क्राउड के लिए, जो भीड़ प्रबंधन के लिए जो एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी रही। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीते 10 दिनों में पाकिस्तान की ओर से 36 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाकों के 8 नागरिक मारे गए और बीएसएफ के कई जवानों सहित 90 लोग घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्रालय ने 20 हॉक एयरक्राफ्ट खरीदने के नए सिरे से निविदा जारी की है। यह सौदा लगभग 20,000 करोड़ का होगा। गौरतलब है कि इस सौदे से जुड़े दस्तावेज पूर्व में गायब हो गए थे। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए निविदा रद्द कर दी थी। पहले यह सौदा भारत और ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स कंपनी के बीच हुआ था। भारत ने हॉक एयरक्राफ्ट खरीदने का पहला ऑर्डर 2004 में दिया था, जिसमें 66 एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा हुआ था। दूसरा ऑर्डर 57 एयरक्राफ्ट खरीदने का पिछले साल जून में हुआ था। फिलहाल 40 हॉक एयरक्राफ्ट के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के अपराध में बेंगलुरु जेल में बंद हैं। इस मामले से जुड़े वकीलों का कहना है कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए उल्लेख करने की प्रक्रिया को अभी पूरा करना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर को अन्नाद्रमुक मुखिया को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। जयललिता ने उच्च न्यायालय से इस आदेश के खिलाफ कल ही शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। फेसबुक जैसी सोशल वेबसाइट के निर्माता और CEO मार्क जकरबर्ग ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत में स्वच्छ भारत से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। शुक्रवार को फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई तो मुद्दों की कमी नहीं थी। प्रधानमंत्री जो खुद सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय रहते हैं, उन्होंने जकरबर्ग से स्वच्छ भारत से लेकर आतंकवाद के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में चर्चा की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जकरबर्ग से उनकी मुलाकात अद्भुत रही और उन्होंने कई मसलों पर बात की। इस मुलाकात से पहले जकरबर्ग सूचना और तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले। मुलाकात के दौरान जकरबर्ग ने सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में काफी दिलचस्पी दिखाई। To help out with this amazing digital India initiative that the administration is focused on, connecting more than 1 billion people to the internet is going to not only improve the lives of a lot of people in India, but helping to spread the innovation and the imagination of the Indian people will help everyone around the world. Facebook is willing to work in India in the field of
broadband retailing, e-education, e-health, and also a spread of many other government programs in the manner they have been doing other parts of the country, other parts of the world. भारत फेसबुक का इस्तेमाल करने के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन विडंबना ये है कि 124 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 24 करोड़ जनता के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखेंगे खबरें महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावी समर की। चुनाव आयोग ने रेडियो संदेश के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के लीगल सेल को जवाब भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रेडियो पर मन की बात नाम से दिए गए संबोधन में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रेडियो के जरिए संदेश दिया था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच इस संबोधन पर सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वैवाहिक स्थिति छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी और चुनाव अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से चुनाव पर्चे में वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखंड महाराष्ट्र शिवसेना के घोषणा पत्र का अहम ऐलान है। वहीं पार्टी ने महाराष्ट्र के समग्र विकास का वादा भी किया है। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने के वादे के साथ शिवसेना ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्राथमिक अस्पतालों की तादाद बढ़ाने का वादा किया है। वहीं सुशासन पर भी शिवसेना ने जोर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, महाराष्ट्र में अच्छी सड़कों का निर्माण और राज्य को टोल फ्री बनाने की घोषणा भी की गई है। शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता से शिवाजी के नाम पर म्यूजियम बनाने, किसानों और बुनकरों की समस्याओं के निदान का वादा भी किया है। वहीं नवी मुंबई को अत्याधुनिक बनाने की बात भी कही है। शिवसेना ने छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है, तो वहीं राज्य के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में किसानों, नौजवानों और बुजुर्गों को लुभाने वाले तमाम वादे किए गए हैं। हालांकि घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी जाहिरनामे यानी घोषणा पत्र में सुशासन से जुड़े तमाम वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला महाराष्ट्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करेगी। साथ ही सरकारी कामों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करेगी। महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस गॅरंटी ॲक्टच्या संदर्भामध्ये काही मुद्दे मांडले आहेत। मुख्यतः सरकार दरबारी जी कामं असतात ती ठराविक मुदतीमध्ये पार पाडली जावीत आणि तशी ती पार पाडली न गेल्यास नुकसान भरपाई मिळावी आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कडून त्याबद्दलची वसुली व्हावी। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर पार्टी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू करेगी। आईटी क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास प्राधिकरण का गठन करेगी और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था लागू करेगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का वादा भी बीजेपी ने किया है। समाजातल्या सर्व घटकांच्या आशा आकांक्षांना प्रतिसाद देणारं अशा प्रकारचं हे दृष्टीपत्र आहे आणि महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीची विकासाबद्दलची आणि शासकतेबद्दलची म्हणजे गव्हर्नन्स बद्दलची दृष्टी या घोषणापत्रातून किंवा या दृष्टिपत्रातून आपल्यापर्यंत पोहोचेल। घोषणा पत्र में किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। बुजुर्ग किसानों के लिए अन्नदाता आधार योजना की शुरुआत करने के साथ ही पार्टी ने उन्हें सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया है। इसके अलावा मराठी स्कूलों का आर्थिक सशक्तिकरण और अंबेडकर स्मारक का वादा भी घोषणा पत्र में है। बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार पत्रकारों को भी जगह मिली है। पार्टी ने बुजुर्ग श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 1500 रुपए मासिक मानदेय देने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी महाराष्ट्र में चुनावी सभा की। उन्होंने सुबह चंद्रपुर के ब्रह्मपुर में रैली को संबोधित किया। उसके बाद अमरावती के धामनगांव और हिंगोली में चुनावी सभा की। उनके निशाने पर ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी रही। महाराष्ट्र में आज अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सरहद पर जारी तनाव पर लग रहे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। अमरावती में प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त इस मुद्दे पर सियासत करने का नहीं। उन्होंने कहा कि सरहद पर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए किसान आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो किसान देश का पेट भरता है वो खुद दाने दाने को मोहताज है। पूरे महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो गया है। भाइयों बहनों, मुझे गांव का भला करना है, किसान का भला करना है, गरीब का भला करना है, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किसानों के लिए पानी और नक्सल समस्या का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब इस देश में वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नीतियों को गरीबों की विरोधी करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ पूंजीपतियों का हित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हर तबके के विकास की है। महेंद्र मालवीय जी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। राहुल गांधी ने कांग्रेस को गरीबों की हितैषी पार्टी भी बताया। हम राजनीति गरीब लोगों के लिए करते हैं, और ये हम खुल के ऐसे स्टेज से कह सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं। जरूर हम विकास चाहते हैं, उद्योग चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, मगर हम आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। पुणे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों से गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का भला होगा। हमारी सोच थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आपके बटुए में हम डायरेक्ट पैसा डालेंगे। ये भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, मगर हम सरकार से गरीबों तक करते थे, और ये आपके जेब से निकालकर उद्योगपतियों को करते हैं। इस रैली में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस के महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हुदहुद चक्रवात के चलते अंडमान निकोबार के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। संचार और बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कल हुदहुद विशाखापट्टनम से गुजरेगा। भारत के तट पर दस्तक देने का समय जैसे जैसे कम होता जा रहा है, प्रशासन की तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। अंडमान में भूस्खलन और बड़ी तादाद में पेड़ गिरने की खबरें आ रही हैं। कई द्वीपों पर संचार और बिजली ठप हो गई है। राहत और बचाव काम जोरों पर चलाया जा रहा है। रविवार को हुदहुद विशाखापट्टनम के तट पर दस्तक देगा, लिहाजा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रशासन किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयार दिख रहा है। तेज हवा और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के 13 और ओडिशा के 16 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों राज्यों में करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोर शोर से जारी है। जैसे जैसे हुदहुद तट की ओर बढ़ता जा रहा है, हवाओं की रफ्तार तेज होती जा रही है। ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों के लोग इससे डरे हुए हैं। डर सा महसूस हो रहा है, जैसे कि पानी आ जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, ऐसे डर लग रहा है। पानी आ जाएगा तो मर जाएंगे, तो सब लोग एक साथ मर जाएंगे, और क्या। ओडिशा में 1000 बचाव कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कच्चे मकान से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है।
अगले 24 घंटों में 10 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होने की आशंका है, लिहाजा लोगों को राहत शिविरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। This much of speed is enough. It is sufficient to inflict casualties if we are not prepared, if we will not take all precautions. So we need to ensure that all people who are going to be affected by these cyclones, they are evacuated well in time. They are put into the cyclone shelters. So they should not get vulnerable. They should not get exposed to the cyclone. समुद्री लहर 14 सेंटीमीटर तक उठने की संभावना जताई जा रही है और पानी 200 मीटर तक तट के अंदर आ सकता है। खाद्य सामग्रियों के वितरण के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया जाएगा। ओडिशा में 14 सैटेलाइट फोन केंद्र भी बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर भुवनेश्वर विशाखापत्तनम के बीच 38 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इमरान खान की रैली में मची भगदड़ में 7 लोग मारे गए हैं और 40 जख्मी हुए हैं। ये भगदड़ उस समय मची जब इमरान खान के भाषण के बाद लोग स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने भगदड़ का कारण प्रशासनिक लापरवाही बताया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान अलग अलग शहरों में सरकार विरोधी सभाएं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कराची और लाहौर में सभा की थी। हर जगह उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महीनों से जारी आंदोलन में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसको मुअत्तल करें, इंक्वायरी करें कि जब एक पब्लिक इवेंट इतना बड़ा होता है तो इंतजामिया का काम क्या है कि सिवाय पब्लिक इवेंट में लोगों का ध्यान रखें, और उनका काम था कि गेट खोलते जब इतनी ज्यादा पब्लिक आई थी। सरकार के हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के साथ वार्ता से इनकार के बाद एक बार फिर प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा है। सोमवार को सरकार ने लोकतंत्र समर्थकों को कुछ शर्तों के साथ वार्ता का विकल्प दिया था, लेकिन प्रदर्शन बंद होते ही सरकार ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी सरकार के इस कदम से नाराज होकर एक बार फिर बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर गए हैं। It seems that they don't want to give us to conversation with us, but I think these amount of people show that we really want to solve the problem with the governments. और बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच गंवा बैठे भारत को आज सीरीज में वापसी के इरादे से उतरना होगा। एक दिवसीय रैंकिंग में पहले नंबर की टीम भारत अपने मनोबल को बढ़ाने की पूरी कोशिश में रहेगी। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के खेलने पर संदेह बना हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि उमेश यादव टीम में वापसी कर सकते हैं। आज हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता और लोकसभा सांसद रह चुके अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनका अभिनय, उनकी डायलॉग अदायगी, हर रोल में अपने आप को ढाल लेने की क्षमता, सब कुछ अद्भुत है। जवानी में वो एंग्री यंग मैन के रूप में दिखे, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढली उन्होंने अपने अभिनय का विस्तार किया। इसकी मिसाल उनकी फिल्म जैसे पा, ब्लैक, भूतनाथ, बागवान और पहेली में भी दिखाई दी। आइए देखते हैं उनके कुछ डायलॉग्स और उन पर फिल्माए गए कुछ गीत। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। सदर हर
ऊर्जा के नशीनस्त सदरस्त शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। और राज्यसभा टीवी की तरफ से भी मैं अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। बच्चों का सम्मान करना सीखें। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से राज्यसभा टीवी की विशेष मुलाकात। अगले 24 घंटों में तूफान हुदहुद पार कर जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। ओडिशा में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर शांति। विदेश मंत्रालय ने कहा गोलीबारी के बीच नहीं हो सकती बातचीत। 32,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शिवसेना और बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया घोषणा पत्र। विभाजन को लेकर बीजेपी में चुप्पी। राहुल गांधी ने लगाया बीजेपी पर पूंजीपतियों की पार्टी होने का आरोप। दिल्ली में एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत वेस्टइंडीज। कोच्चि की हार के बाद मेजबान पर होगा जीत का दबाव।